तो आज हम इकिगाई पे बात कर रहे हैं। ये एक जापानीज शब्द है जिसका मतलब है होने का कारण। हाँ, या कह लीजिए वो वजह जिसके लिए आप रोज सुबह उठना चाहें। बिल्कुल। और इसके लिए हम इकिगाई, जीने का उद्देश्य और खुशी, किताब के कुछ अंश देख रहे हैं। सही। खासकर ओकिनावा की संस्कृति के संदर्भ में, है ना, जहाँ लोग बहुत लंबा और खुशहाल जीवन जीते हैं। हाँ, तो इकिगाई बेसिकली 4 चीजों के मिलने की बात है। आपको क्या पसंद है, आप किस में अच्छे हैं, दुनिया को क्या चाहिए, और जिसके लिए आपको पैसे मिल सकते हैं। इन चारों का संगम सुनने में आसान लगता है, पर असल में ढूंढना। हाँ, वो उतना सीधा नहीं है। और यही ओकिनावा का उदाहरण काम आता है। अच्छा। वहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा लोग 100 साल के पार जीते हैं। और इसका राज सिर्फ खान पान नहीं है। तो फिर क्या है? उनकी लाइफस्टाइल में तनाव कम है और बहुत मजबूत कम्युनिटी है, जिसे मुआई कहते हैं। मुआई, ये क्या होता है? ये बचपन में बने सोशल ब्रोक्स होते हैं जो जिंदगी भर साथ निभाते हैं। मतलब इमोशनल, फाइनेंशियल, हर तरह का सपोर्ट। अरे वाह, ये तो कमाल की बात है। तो मतलब अकेलापन नहीं महसूस होता होगा? बिल्कुल नहीं। और ज्यादातर लोगों का अपना एक स्पष्ट इकिगाई होता है, चाहे वो गार्डनिंग हो या दूसरों की मदद करना या कोई आर्ट फॉर्म। और इसी से शायद वो बात जुड़ी है कि हमेशा एक्टिव रहो, कभी रिटायर मत हो। हाँ, सही पकड़ा। वेस्टर्न कल्चर में रिटायरमेंट का मतलब होता है काम बंद। हाँ बिल्कुल। लेकिन ओकिनावा में ऐसा नहीं है। लोग आखिरी सांस तक कुछ न कुछ करते रहते हैं। वही उनका इकिगाई है जो उन्हें रोज मोटिवेट करता है। रिटायरमेंट शब्द ही नहीं है उनकी भाषा में। और ये जो एक्टिव रहना है, क्या ये फ्लो स्टेट से जुड़ा है, वो जिसमें आप काम में खो जाते हैं? हाँ बिल्कुल। मनोवैज्ञानिक मिहाई चिक्सेंटमियाहाई ने से फ्लो कहा है। जब आप किसी काम में इतने मग्न हो कि समय का, भूख का एहसास ही ना रहे। अच्छा। इकिगाई अक्सर ऐसी एक्टिविटीज में ही मिलती है क्योंकि फ्लो में आपकी स्किल और चुनौती का लेवल वो परफेक्ट मैच होता है। हाँ, समझ गया। इससे गहरी संतुष्टि मिलती होगी। हाँ बिल्कुल। ये पैशन और प्रोफेशन का एक तरह से संगम है। किताब में ओकिनावा की रोज की आदतों का भी जिक्र है, जैसे वो हारा हाचीबू। हाँ, हारा हाचीबू। इसका मतलब है पेट सिर्फ 80% भरना। सिर्फ 80%? इसके पीछे क्या लॉजिक है? सिंपल है। एक तो पाचन पर लोड कम, दूसरा कैलोरी कंट्रोल जो लंबी उम्र के लिए अच्छा है, और तीसरा ये एक तरह की माइंडफुलनेस है, अपने शरीर को सुनना। बात तो सही है। और उनकी बाकी आदतें भी ऐसी ही हैं। रोज हल्का व्यायाम जैसे चलना, गार्डनिंग, ये सब जीवन का हिस्सा है, अलग से जिम जाना नहीं। धीमी संतुलित जिंदगी। ये आदतें सिर्फ शरीर के लिए नहीं, शायद मन के लिए भी हैं। कोई गहरा दर्शन भी लगता है इसके पीछे। बिल्कुल है। ये फिलॉसफी सिर्फ खुश रहने पर नहीं बल्कि अर्थपूर्ण जीवन पर जोर देती है। अर्थपूर्ण जीवन? हाँ, किताब में विक्टर फ्रैंकल की लोगोथेरेपी का जिक्र है जो कहती है कि मुश्किलों में भी अर्थ ढूंढना जरूरी है। और मोरिता थेरेपी भी, जो सिखाती है कि नेगेटिव भावनाओं को स्वीकार करके भी अपने काम पर फोकस करो। तो मतलब तनाव से भागना नहीं है? नहीं, बल्कि तनाव झेलने के लिए एक मजबूत मकसद होना चाहिए। यही आपको लचीला बनाता है, जिसे आजकल लोग एंटी फ्रेजाइल कहते हैं। मतलब झटकों से टूटना नहीं बल्कि और मजबूत होना। वाह, तो इकिगाई इसमें मदद करता है। हाँ, अब सवाल है इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारें। हाँ, यही मैं पूछने वाला था। किताब कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देती है? हाँ देती है। कहती है छोटे स्टेप से शुरू करें। वो चीजें पहचानें जिनसे खुशी और मतलब मिलता है, चाहे छोटी ही क्यों ना हो। ठीक है। सोचें कि कौन सा काम करते हुए आप समय भूल जाते हैं। अक्सर इकिगाई वहीं होती है। अच्छा। फिर उस इकिगाई के आसपास आदतें बनाइए, सोशल कनेक्शन बनाएं, जैसे वो मुआई अपनेपन के लिए, और माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें। वर्तमान में रहें, धीरे खाएं, आराम करें। तो कुल मिलाकर इकिगाई कोई फिक्स डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक तरह की यात्रा है, संतुलन, खुशी, योगदान और अर्थ की। सही कहा। खुद को और दुनिया में अपनी जगह को समझने का एक तरीका। और अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके लिए। हाँ। अपना इकिगाई ढूंढने से भी आगे, क्या ये सोच हमारे रोजमर्रा के जीवन को देखने का नजरिया बदल सकते हैं, या शायद हमारी अपनी संस्कृति में रिटायरमेंट के विचार पर ही सवाल उठा सकती है।